दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हिंदी की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 8। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर नामवर सिंह। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा। देखिए दोस्तों, डॉक्टर रामविलास शर्मा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं कि सही उत्तर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर रामविलास शर्मा। दोस्तों रामविलास शर्मा भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? देखिए, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इसके अलावा कविता के नए प्रतिमान। तो सही उत्तर है दोस्तों कविता के नए प्रतिमान। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक दोस्तों रामविलास शर्मा नहीं बल्कि नामवर सिंह हैं। तो याद रखिएगा, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये रामविलास शर्मा की कृतियां हैं, जबकि कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं आपको बताना है। देखिए, दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है रामविलास शर्मा। दोस्तों भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इस पुस्तक में भारतीय साहित्य और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कुछ पक्षों पर विचार किया गया है। उनके अनुसार जिसे हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं वो हिंदी भाषी जनता का जातीय संगीत है और हिंदुस्तानी संगीत में मुसलमानों का योगदान महत्वपूर्ण था। तो याद रखिएगा, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति का नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, नया साहित्य नए प्रश्न, भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास, तुलनात्मक आलोचना और प्रगतिवादी आलोचना की सीमाएं। तो दोस्तों इसमें से ये जो चारों कृतियां दी गई हैं, इसमें से कोई भी कृति डॉक्टर रामविलास शर्मा की नहीं है और इसीलिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। नया साहित्य नए प्रश्न जो है ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। रामविलास शर्मा के अगर जो आलोचनात्मक ग्रंथों की बात करें तो इसमें भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में अगर आपको देखेंगे तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास लिखा है, तो वो आपका कुछ मिलता जुलता है लेकिन सही उत्तर नहीं है। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हिंदी जाति का साहित्य, भाषा और समाज, प्रगति और परंपरा, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है आपको बताना है। रूप तरंग, तो सही उत्तर है रामविलास शर्मा। दोस्तों रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक रूप तरंग और प्रगतिशील कविता की वैचारिक पृष्ठभूमि में लिखा है कि 1956 में मेरा कविता संग्रह रूप तरंग प्रकाशित हुआ। इसे मैंने रूपाभ से रूप तरंग का संबंध जोड़ते हुए कवि मित्र नरेंद्र शर्मा को समर्पित किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो देखिए सही उत्तर डॉक्टर रामविलास शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। इसमें शुक्ल जी के लोक हृदय में लीन होने की कसौटी पर जोर देने के साथ ही उनके अंतर विरोधों को भी उजागर किया गया है।
किंतु जहाँ कहीं भी वर्गवाद आवश्यकता से अधिक उभर गया है वहाँ उनकी समीक्षा शैली विकृत हो गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है? देखिए, कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, या फिर कविता से साक्षात्कार। तो सही उत्तर है नई कविता के प्रतिमान। दोस्तों, ये लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी गई पुस्तक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है, वो कौन सी है? बताइए, निम्नलिखित में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है। मेरे संधि पत्र, फाइल और प्रोफाइल, बच्चन पत्रों में, या पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। तो सही उत्तर है मेरे संधि पत्र। दोस्तों, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा संपादित फाइल और प्रोफाइल 1970 ईस्वी में, जीवन प्रकाश जोशी द्वारा संपादित बच्चन पत्रों में 1970, और हरिवंश राय बच्चन द्वारा संपादित पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम 1971 में पत्र साहित्य है। जबकि मेरे संधि पत्र सूर्यबाला द्वारा लिखित उपन्यास है। दोस्तों, कुछ प्रमुख पत्र साहित्य और उनके संपादकों के बारे में जान लेते हैं। पद्म सिंह शर्मा के पत्र 1956 में, बनारसी दास चतुर्वेदी और हरिशंकर शर्मा की कृति है संपादन में। यूरोप के पत्र 1944 में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, बंदी चेतना 1962 में कमलापति त्रिपाठी द्वारा संपादित रहा। बापू के पत्र काका कालेलकर द्वारा, और निराला के पत्र 1971 ईस्वी, ये जानकी वल्लभ शास्त्री ने इसका संपादन किया है। इसके अलावा दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन द्वारा प्रणीत जो है कवियों में सौम्य संत के परिशिष्ट भाग में सुमित्रा नंदन पंत के 126 मूल्यवान पत्र सम्कलित हैं। और आप देख लीजिए कि डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित शांति निकेतन से शिवालिक में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विभिन्न साहित्यकारों को लिखे गए पत्रों का संकलन है। नेमिचंद्र जैन द्वारा उनके और मुक्तिबोध के बीच हुए पत्राचार का संकलन पाया पत्र तुम्हारा 1984। चंद्रदेव सिंह द्वारा संपादित बच्चन के विशिष्ट पत्र 1984। जगमोहन सिंह और चमन लाल द्वारा संपादित शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज 1986। ये सभी प्रमुख पत्र साहित्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? फणीश्वर नाथ रेणु, देवी शंकर अवस्थी, गोविंद मिश्र, या धर्मवीर भारती? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। दोस्तों, अक्षर अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? बहुत ही अच्छा नाम है, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे। चिट्ठी यानी पत्र को चिट्ठी भी कहा जाता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, ये किसके पत्रों का संकलन है? ऑप्शन देखिए, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, देवी शंकर अवस्थी, या रामविलास शर्मा? तो सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे फणीश्वर नाथ रेणु के पत्रों का संकलन है। अगला प्रश्न फिर से यही पूछा गया है कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, इनमें से किसके पत्रों का संकलन है? तो आप जानते हैं फणीश्वर नाथ रेणु के, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल तारा के रचनाकार कौन हैं? तो सही उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन ए। दोस्तों, लाल तारा के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इनकी अन्य कृतियां में चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, कैदी की पत्नी, जंजीरें, दीवारें, ये सभी रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कैदी की पत्नी की कृति के लेखक कौन हैं? कैदी की पत्नी कृति जो है इसके लेखक कौन हैं? तो ये हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। दोस्तों, रामवृक्ष बेनीपुरी कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन हैं? देखिए, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, या अरुण कमल? तो सही उत्तर है अरुण कमल, ऑप्शन डी। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार अरुण कमल हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियों में सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो शंख महाशंख हिंदी में, और वॉयसेज अंग्रेजी में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संकलन में किसके कवि अरुण कमल हैं? आपको बताना है। तो
सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा अपनी केवल धार। अपनी केवल धार जो है ये काव्य संकलन अरुण कमल द्वारा रचित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नए इलाके में, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रचना है। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है आपको बताना है। ऑप्शन है बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश या अरुण कमल। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरुण कमल। नए इलाके में ये अरुण कमल की काव्य कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक विष्णु चंद्र शर्मा हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। विष्णु चंद्र शर्मा मुक्तिबोध की आत्मकथा जो है रचना के लेखक हैं। अगला प्रश्न है ऑन द सबलाइम। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑन द सबलाइम की रचना किसके द्वारा की गई है? देखिए अरस्तु, लोजाइनस, क्रोचे या I.A. रिचर्ड्स। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोंजाइनस के द्वारा ऑन द सबलाइम की रचना की गई है और इस रचना में उदात्त शैली का सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई है? अंधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मने पद या तुम चंदन हम पानी। तो सही उत्तर है दोस्तों अंधेर नगरी, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। ये रचना पहले आई थी। इन चारों रचनाओं के बारे में अगर जो आप डिटेल में जाने तो अंधेर नगरी का प्रकाशन 1881 में हुआ था। इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। त्यागपत्र 1937 में जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित उपन्यास है। आत्मने पद 1960 में अज्ञे द्वारा रचित है और तुम चंदन हम पानी ये 1976 में विद्या निवास मिश्र द्वारा संपादित ललित निबंध है। तो सबसे पहले जो है क्रम में अंधेर नगरी आया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही है? जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रेमचंद या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये जो चारों साहित्यकार हैं इसमें सबसे कम आयु भारतेंदु हरिश्चंद्र की रही है। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है 1850 में, मृत्यु 1885 में, केवल 35 वर्ष की आयु उन्होंने 35 वर्ष की आयु में वे जो है दिवंगत हो गए। गजानन माधव मुक्तिबोध केवल 47 वर्ष के थे जब उनकी मृत्यु हुई। जयशंकर प्रसाद 48 वर्ष के और प्रेमचंद 56 वर्ष में जो है इनकी यह लीला यहाँ से समाप्त हो गई थी। तो कुल मिलाकर ये जो साहित्यकार हैं इनका जीवन काल बहुत कम रहा, लेकिन अपने जीवन काल से अधिक रचनाएं इन्होंने की हैं। अगला प्रश्न है, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो सही उत्तर है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी। दोस्तों राम स्वरूप चतुर्वेदी ने मधुमती, जो कि संस्करण 2005 में हिंदी सर्जना और आलोचना बिखराव के संदर्भ शीर्षक में लिखा है कि आधुनिक दृष्टि से रचना के जीवन अर्थ का विस्तार करती है। रचना जीवन के अर्थ का विस्तार करती है और आलोचना रचना के अर्थ का विस्तार करती है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण कथन है, आप देख लीजिए कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की ये परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर है बाबू गुलाब राय। दोस्तों बाबू गुलाब राय की मान्यता है कि काव्य संसार के प्रति कवि को भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है, ये कथन किस विद्वान का है आपको बताना है। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त या बाल मुकुंद गुप्त। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण कथन है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है और हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख
और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन देखिए, धूमिल, केदारनाथ सिंह, गिरिराज माथुर या भवानी प्रसाद मिश्र। तो सही उत्तर भवानी प्रसाद मिश्र। दोस्तों, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख पंक्तियों के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ये पंक्तियां 1930 में प्रकाशित कवि शीर्षक कविता की हैं। अगला प्रश्न है, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं बनी, ये कथन किसका है? तो ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वक्तव्य है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और ये ब्रज भाषा में इन्होंने कविताएं लिखी हैं और इसी आधार पर खड़ी बोली में कविता करने को लेकर उन्होंने कहा, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं बनी। ये कथन नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला प्रश्न है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल के बारे में कहा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। दोस्तों, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। और आप जान लीजिए, काव्य कविता के संदर्भ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो कथन हैं, अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यदि कविता में चमत्कार नहीं तो कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, और सादगी, असलियत और जोश से समन्वित रचना काव्य है। तो सही उत्तर है कि ये जो अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र का नाम कविता है, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है, ये कथन किसके प्रति है? तो देखिए, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या अध्यापक पूर्ण सिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप देख लीजिए दोस्तों, प्रसंग गर्भत्व निबंध की एक विशेषता है जो हिंदी साहित्य में चंद्रधर शर्मा गुलेरी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में मिलती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण तो है ही, साथ ही उसमें हास्य और व्यंग का समन्वय मिलता है। कछुआ धर्म, मारे से मोह को उठाओ इनके चर्चित निबंधों में शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था, इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। दोस्तों, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में लिखा है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच में था। यानी इसको कहा जाए संक्रमणकालीन अवस्था, तो वो उसी संक्रमण के दौर जैसा जो है छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच का समय था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है सौष्ठववादी आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को कहा जाता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को प्राय छायावादी, स्वच्छंदवादी, सौष्ठववादी, रसवादी, आध्यात्मवादी समीक्षक कहा जाता है। ये नाम ही इस बात के सूचक हैं कि उनकी समीक्षा पर किसी वाद का अधिकार नहीं रहा था, न तो किसी वाद का विशेष प्रभाव रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसको कहा जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन
किसने दिया था आपको बताना है। तो देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी। रीतिकाल की आलोचना करते हुए इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में एक टिप्पणी की है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की रही, और इससे इस काल के रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 में इस विषय से व्यापक ढंग पर विचार करते हुए अपनी मान्यता दी है कि जिसने श्रृंगार काल नाम प्रस्तावित किया उसका सौभाग्य है कि इस नामोल्लेख के अनंतर जितने हिंदी साहित्य के इतिहास हाट में बिकने आए, उन्होंने किसी न किसी रूप में उसके लिए उस युग के विभाजन की अर्हता स्वीकार कर ली। आचार्य मिश्र प्रकारांतर भाव से ये स्वीकृति देते हैं कि इस नामकरण के पीछे आचार्य शुक्ल का नामकरण विषयक अभिमत मूल में अवश्य है। रीति नामकरण विषयक अनौचित्य तथा श्रृंगार काल के औचित्य की चिंतन विषयक अवधारणा मूल में स्वयं आचार्य शुक्ल ही हैं, और उनके द्वारा निर्दिष्ट रीति काल के लिए श्रृंगार काल शब्द की स्थापना के सटीक तर्क शुक्ल जी के न होकर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के ही हैं। अतः इस नामकरण की अवधारणा शुक्ल जी से न जोड़कर पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से ही जोड़ी जाती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। अगला प्रश्न है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों तरफ दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती, ये कथन किसका है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप जानते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की जो है हिंदी वाक्य और हिंदी व्याकरण को शुद्ध करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इसी आधार पर ये कथन कहा गया है। तो ये किसका कथन है? तो ये डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उनके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, ये कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन देखिए, रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो है गोस्वामी जी के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेतना है। तो तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेतना है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झूमने वाले कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य किस विचारक का है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का। दोस्तों, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है और गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। अगले प्रश्न पर आते हैं, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? साकेत, भारत भारती, सिद्धराज या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत भारती। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती में संग्रहित हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये काव्य पंक्तियां किस कृति की हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये पंक्तियां मुक्त छंद के प्रवर्तक महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। ऑप्शन बी, सरोज स्मृति से ली गई हैं। और दोस्तों देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये पंक्तियाँ
आचार्य महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृत नामक कविता की हैं। आर्थिक चिंताओं के बीच पुत्री सरोज का देहांत हो जाता है, तब निराला जी ने सरोज स्मृति नामक कविता लिखी थी। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी। दोस्तों, निजी सुख और स्वार्थ को छोड़कर देश पर जीवन बलिदान की प्रेरणा राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं में मिलती है। कवि की दृष्टि में वास्तविक देश प्रेम वह है, यानी सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये अद्भुत है कि राम नरेश त्रिपाठी की कविता में मानवीय प्रेम और प्रकृति प्रेम भी देश प्रेम बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने हिंदी की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।